हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो आइए पढ़ते हैं लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम इम्यूनिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द लिम्फोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ WBC विच ओरिजिनेट फ्रॉम लिम्फॉइड स्टेम सीरीज़। तो लिम्फोसाइट जो है ये एक अच्छा बहुत बड़ा ग्रुप है WBCs का। WBC हम पढ़ते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं और ये ओरिजिनेट होते हैं लिम्फॉइड स्टेम सीरीज़ में। तो जो बोन मेरो में जो सेल्स बनते हैं उनसे दो सीरीज़ निकलती हैं, एक होती है माइलॉइड स्टेम सीरीज़ और एक होती है लिम्फॉइड स्टेम सीरीज़। इसे लिम्फोब्लास्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ से लिम्फोब्लास्ट से निकलते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और इनको हम मिला के लिम्फोसाइट्स कहते हैं। नेचुरल किलर सेल्स ये एक अलग से हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं नेचुरल किलर सेल्स। तो चलिए पढ़ते हैं विच ओरिजिनेट फ्रॉम द लिम्फॉइड स्टेम सीरीज़। They constitute 20 to 40% of circulating WBC and play crucial role in adaptive immune system। तो इनका एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है और ये तकरीबन 20 से 40% होते हैं WBCs में। जो टोटल WBC हैं उसमें 20 से 40% तक लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और ये एडाप्टिव इम्यून सिस्टम मतलब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है। उसके बाद दे आर फाउंड इन ब्लड एज वेल एज टिश्यूज़। ये ब्लड के अंदर भी मिलते हैं और ये टिश्यूज़ के अंदर भी पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। टी सेल्स और बी सेल्स भी इन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें टी सेल्स और बी सेल्स कहा जाता है ये दोनों एक्चुअली में लिम्फोसाइट्स हैं और उनके नाम जो है वो टी और बी सेल्स रखा गया है। तो इन्हें टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं और टी सेल बी सेल भी कह सकते हैं। बोथ आर एंटीजन स्पेसिफिक एंड हैव स्पेशल रिसेप्टर्स कॉल्ड टी सेल रिसेप्टर TCR एंड बी सेल रिसेप्टर BCR। तो ये दोनों एंटीजन स्पेसिफिक हैं, मतलब ये है कि ये जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से जब इनको एंटीजन मिलेगा तो उसके हिसाब से ये काम करेंगे। ये खुद ब खुद एक्टिवेट नहीं हो सकते। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब आएंगे इनको जो है वो एक्टिवेट करेंगे अपने एंटीजन से। जब इनको एंटीजन मिलेगा तब जाके ये एक्टिवेट होंगे। इनके पास स्पेशल रिसेप्टर होते हैं जैसे कि टी सेल रिसेप्टर TCR। जो टी लिम्फोसाइट के पास रिसेप्टर होता है उसे TCR कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर। और दूसरा हमारे पास होता है BCR बी सेल रिसेप्टर, ये बी लिम्फोसाइट के पास होता है। तो ये होते हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इनकी सेल मेम्ब्रेन पर ये रिसेप्टर लगे होते हैं। उसके बाद द एवरेज लाइफ स्पैन इज़ अबाउट अ वीक टू फ्यू मंथ्स बट फ्यू मे लिव फॉर ईयर्स। इनके जो लाइफ स्पैन है, इनकी ज़िंदगी है वो तकरीबन एक हफ्ते से एक महीने तक की होती है इनकी ज़िंदगी और उसके बाद ये मर जाते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक, सालों तक वो रह सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है वो एक हफ्ते से लेकर एक महीने के अंदर ही मर जाते हैं। द लॉन्ग लिव्ड लिम्फोसाइट्स आर एक्चुअली दोज हु कन्फर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी फॉर द पर्टिकुलर इन्फेक्शन पैथोजेंस। तो इसके अंदर जो ज़्यादा ज़िंदगी रहने वाले जो सालों तक जो लिम्फोसाइट रह सकते हैं वो एक्चुअली में मेमोरी सेल्स होते हैं, वो यादाश्त के सेल होते हैं और वो क्या करते हैं, पैथोजन जो आता है जो इन्फेक्शन काज करता है उसको याद कर लेते हैं और सालों तक उसे याद करके बैठे होते हैं, क्योंकि अगर वो पैथोजन दोबारा वापसी आता है तो उसको वो मेमोरी सेल्स जो है वो याद दिलाएंगे और दूसरे सेल्स उसे ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से ये एक तरह की अलग बैरियर आ जाता है, एक अलग प्रोटेक्शन हो रही है इन मेमोरी सेल से। तो इसीलिए ये लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा देर तक रह सकते हैं क्योंकि ये जो है वो इन्फेक्शन को या उस पैथोजन को याद कर लेते हैं। इन्हें हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में देख लें, ये लिम्फोब्लास्ट से जो है वो लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट निकल रहे हैं और नेचुरल किलर सेल्स भी निकल रहे हैं। ये एक हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। यहाँ पर आपको दो रिसेप्टर नज़र आ रहे हैं। बी सेल पे जो रिसेप्टर होता है वो बी सेल रिसेप्टर कहलाता है, BCR। तो यहाँ पर आप इसको बी सेल रिसेप्टर को देख सकते हैं और यहाँ पर आपके पास जो है वो दूसरी पिक्चर में टी सेल रिसेप्टर को दिखाया गया है। तो इनके अंदर तकरीबन लाइट चेन, हैवी चेन तकरीबन दोनों सेम हैं, कांस्टेंट रीजन्स हैं दोनों के अंदर, वेरिएबल रीजन्स ये हैं।
इनके अंदर यहाँ पर लाइट चेन्स जो है वो 2 हैं, लेकिन इनके पास जो है सिर्फ एक ही हमारे पास चेन है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं और ये टी सेल और बी सेल के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं टी लिम्फोसाइट पे। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं इनके बारे में, उसके बाद बी लिम्फोसाइट की स्टडी करेंगे। तो दे आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो, ये बोन मेरो के अंदर बनते हैं टी लिम्फोसाइट, एंड देन माइग्रेट टू थाइमस टू अटेन मैच्योरिटी, और उसके बाद ये थाइमस के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर ये मैच्योर होते हैं। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो है टी लिम्फोसाइट ये थाइमस में जाकर वहाँ पर मैच्योर होते हैं। फॉर दिस रीज़न दे वर नेम्ड एज अ टी सेल्स, इसीलिए इन्हें टी सेल्स कहा जाता है। टी स्टैंड्स फॉर थाइमस, जिससे टी का मतलब है थाइमस। नाइव टी सेल, नाइव मतलब जो छोटा है, इनएक्टिव जो टी सेल है, इन ऑर्डर टू बिकेम एन इफेक्टर टी सेल रिक्वायर इंटरेक्शन विद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसको जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से इंटरेक्शन करना पड़ता है। नाइव सेल का मतलब ये है कि वो इनएक्टिव होगा, वो छोटा होगा अभी, अब जब उसको कोई एंटीजन मिलेगा, कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे एंटीजन देगा, तो उस एंटीजन की मदद से वो जो है वो एक्टिव होगा और वो इफेक्टर सेल बनेगा। तो इफेक्टर मतलब एक्टिव सेल एक होता है जो काम भी कर सकता है सही से, तो उसे इफेक्टर सेल कहते हैं। तो एक नाइव सेल है वो इफेक्टर सेल में तब कन्वर्ट होगा और जब उसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो एंटीजन देंगे, उससे जब इंटरेक्शन होगा तब। दे रिक्वायर एसेंशियली 3 सिग्नल्स, इन्हें जो है वो 3 तरह के सिग्नल्स चाहिए। TCR टी सेल रिसेप्टर पे सिग्नल, या फिर BCR बी सेल रिसेप्टर पे इन्हें जो है वो कोई अगर आता है एंटीजन अटैच होता है तो उससे ये जो है वो क्या होते हैं, इनको सिग्नल ये मिल जाता है, या फिर कुछ साइटोकाइंस कुछ प्रोटीन्स होती हैं ये भी इन्हें एक्टिव कर सकती हैं। तो ये 3 तरह से एक्टिव हो सकते हैं, या टी सेल रिसेप्टर से एक्टिव होंगे, या बी सेल रिसेप्टर से, या साइटोकाइंस जो प्रोटीन होती हैं उनसे एक्टिवेट हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन सेल सरफेस मार्कर्स, टी सेल डिफरेंशिएट इनटू 4 मेन टाइप्स। तो इनके अंदर जो सेल सरफेस मार्कर होते हैं, मतलब सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनके हिसाब से इनके पास डिफरेंट रिसेप्टर्स आ जाते हैं। इसीलिए इनके हिसाब से, इस रिसेप्टर के हिसाब से इनके पास बहुत सारे टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं टी सेल्स के। तो टी सेल्स के 4 टाइप्स हैं, और किन बेसिस पे, क्योंकि उनके रिसेप्टर्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। सबसे पहला है टी हेल्पर सेल्स, दूसरा है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, एंड तीसरा है टी मेमोरी सेल्स, और टी सप्रेसर आर रेगुलेटरी सेल्स। तो 4 तरह के टी सेल्स हैं। टी लिम्फोसाइट्स के 4 हमारे पास किस्म हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, TC सेल्स, इन्हें हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द टी सेल्स हैविंग CD8 मार्कर्स, इनके पास CD8 मार्कर होता है या CD8 को रिसेप्टर होता है, आर टर्म्स एज ए TC सेल। इन्हें TC सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास CD8 को रिसेप्टर होता है। They are programmed to kill the targeted cell by apoptosis and thus bear specific antigen। ये जो है किसी सेल को टारगेट करके उन्हें ख़त्म करते हैं, उस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, और इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है, जब एक सेल दूसरे सेल को ख़त्म कर रहा होता है। तो इसमें ये जो है वो किसी सेल को प्रोग्राम करके उसे टारगेट करके उसे ख़त्म करते हैं, और जो है वो एंटीजन इनके पास मौजूद होता है, और उससे ये जो है वो उस स्पेसिफिक एंटीजन से ये उन सेल्स का खात्मा करते हैं। फॉर दिस रीज़न दे आर टर्म्ड एज साइटोटॉक्सिक सेल्स, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि ये दूसरे सेल्स को ख़त्म कर रहे हैं, तो इन्हें साइटोटॉक्सिक सेल्स कहा जाता है। देयर स्पेसिफिक टारगेट आर वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, बैक्टीरिया एंड ट्यूमर सेल्स। इनके जो स्पेसिफिक टारगेट हैं वो है ये वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म करते हैं, मतलब ऐसे सेल्स जो वायरस जिन पर अटैक कर चुका है उन सेल्स को ये ख़त्म कर देंगे, बैक्टीरिया को भी ये ख़त्म करते हैं, और ट्यूमर के सेल्स जो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं, जो बड़े हो रहे हैं किसी बिना किसी ज़रूरत के, तो वो उन्हें जो है वो ये ख़त्म कर देते हैं। The detail of their activation and role in is already discussed। तो इनके रोल और इनका एक्टिवेशन जो है ये सारा हम पहले साइटोटॉक्सिक सेल्स को स्टडी कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, टी हेल्पर सेल को पढ़ते हैं। T helper cells, TH cells, as name suggests, these upon the activation of APCs are involved in signaling and by releasing various cytokines such as ultimately activating B cells, T cells and other macrophages to destroy the specific pathogen and antigen carrying pathogen।
तो ये जो है इनके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये हेल्पर हैं। हेल्पर का मतलब है ये हेल्प करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी सेल को किस तरह हेल्प करते हैं, ये जो है वो हेल्प करते हैं उन्हें एक्टिवेट होने में। तो ये दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं। अब कैसे एक्टिवेट करते हैं? सबसे पहले ये जो सेल हैं ये एपीएस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं, जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपना एंटीजन लेकर इन टी हेल्पर सेल्स को देते हैं तो टी हेल्पर सेल जो है ये बहुत सारे सिग्नल्स जो है वो या फिर किस साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। साइटोकाइंस प्रोटीन्स होती हैं जो दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं। तो ये यहाँ पर साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं और इन साइटोकाइंस की मदद से ये टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और दूसरे मैक्रोफेजेस को भी ये साथ में एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्या होता है एंटीजन जो पैथोजन है, जो एंटीजन कैरी करके बैठा हुआ है, तो उस पैथोजन को ये सारे मैक्रोफेजेस और टी और बी सेल्स मिलकर ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये क्या करते हैं, जब इनको एंटीजन मिलता है एपीएस से, एपीसीएस जो होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उनसे जब इन्हें एंटीजन मिलता है तो ये जो है वो साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं और ये साइटोकाइंस जो है ये जो है वो दूसरे सेल्स, टी सेल्स, बी सेल्स और मैक्रोफेजेस को ये एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे उस पैथोजन को मारा जा सकता है। तो ये इनका काम होता है। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। ये एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये टी और बी सेल्स को भी यही एक्टिवेट कर रहे हैं। द टीएच सेल्स बेयर CD4 टाइप को रिसेप्टर। इनके पास CD4 टाइप को रिसेप्टर होता है, जैसे कि साइटोटॉक्सिक सेल्स के पास CD8 है, तो यहाँ पर CD4 को रिसेप्टर होता है। सेल सरफेस मार्कर ऑन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अपॉन एक्टिवेशन ऑफ T cells, it further differentiate into subtypes which release different cytokines like interleukin, INF for activation signals of the other WBC। तो जब ये एक्टिवेट कर देते हैं टी सेल्स को, जब हेल्पर टी सेल्स को जब एक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद ये हेल्पर टी सेल्स जो है ये डिवाइड हो जाते हैं। कुछ और इनकी टाइप्स होती हैं, उनमें जब ये डिवाइड होते हैं तो उसके बाद जो हर एक सेल्स होता है वो डिफरेंट तरह की साइटोकाइन रिलीज़ कर रहा होता है। जैसे कि इंटरल्यूकिन रिलीज़ करते हैं, ये एक तरह की प्रोटीन है, साइटोकाइन है। दूसरी INF, ये भी प्रोटीन है, ये साइटोकाइन है। और ये टी हेल्पर सेल्स की जो सब टाइप्स निकलते हैं वो ये रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो उससे जो है वो दूसरे WBC भी एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद हम आते हैं टी सप्रेसर सेल्स पे। टी सप्रेसर सेल्स क्या हैं? टी सप्रेसर आर रेगुलेटरी सेल्स, इन्हें रेगुलेटरी सेल्स भी कहा जाता है। द TS cells play vital role in suppress the activity of activated TH cells and B cells after they get rid of the specific antigen bearing pathogen। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब TC सेल्स, TH सेल्स और जो B सेल्स हैं, ये सारे सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं, उस पैथोजन को जब ये ख़त्म कर देते हैं तो ये पैथोजन जो है वो कम्प्लीटली मर जाता है। अब ये पैथोजन मर चुका है तो इन्हें जो है वो इन सेल्स को डीएक्टिवेट करना होगा, इन सेल को इनएक्टिव करना होगा, ताकि ये दूसरे सेल्स को जो है वो नुकसान ना पहुंचाएं। तो इन्हें इनएक्टिव करने के लिए टी सप्रेसर सेल्स होते हैं, ये दूसरे सेल्स को इनएक्टिव करते हैं। तो ये जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं सप्रेस करने में, इनकी एक्टिविटी को रोकने में। टी सेल्स को, TH सेल्स को और दूसरे B सेल्स को ये रोकने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जब एंटीजन मर जाता है, जो हमारे पास पैथोजन है वो मर जाता है, तो ये दूसरे नॉर्मल सेल्स को, बॉडी के खुद के सेल्स को ये नुकसान ना पहुंचाएं, इसीलिए उनकी एक्टिविटी को रोकना पड़ता है। They may be harm their own normal cells of the body. TS cells have CD4, CD and TCR receptors on their surface। इनके पास TS मतलब टी सप्रेसर्स जो सेल हैं, इनके पास CD4 रिसेप्टर होता है, दूसरा CD रिसेप्टर होता है और तीसरा TCR रिसेप्टर, T सेल रिसेप्टर इनके पास मौजूद होता है। और ये इनका जो काम होता है वो दूसरे सेल्स को, B सेल्स, TH सेल्स और TC सेल्स को, इनकी एक्टिविटी को रोकना होता है, ताकि ये दूसरे नॉर्मल सेल्स को नुकसान ना पहुँचाए।
उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर आपके पास दो पिक्चर्स हैं और इसमें आपको जो है वो हेल्पर टी सेल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये मैक्रोफेज है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये एंटीजन को जो है वो प्रेजेंट करता है इन हेल्पर टी सेल्स को। तो यहाँ पर जो है वो एंटीजन को प्रेजेंट किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके पास हेल्पर टी सेल है और ये इसके पास जो है वो ये इसका रिसेप्टर है, टी सेल रिसेप्टर है और यहाँ पर पेप्टाइड एंटीजन यहाँ पर मौजूद है और ये जो है वो MHC1 है इस मैक्रोफेज का। तो ये जो है वो एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है इस हेल्पर टी सेल को। इस पिक्चर में, दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो है वो, उसके बाद टी मेमोरी सेल्स को पढ़ते हैं। टी मेमोरी सेल्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ टी सेल्स दैट आर एंटीजन स्पेसिफिक एंड कैपेबल फॉर सर्वाइव फॉर ईयर्स इवन आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। तो ये वो सेल्स होते हैं, ये टी सेल्स का वो ग्रुप हैं जो बहुत सारे सालों के बाद भी रह सकते हैं जबकि वो एंटीजन मारा जा चुका है। वो जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म था, जो पैथोजन था, वो ख़त्म हो गया है, फिर भी ये जो है वो बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं ताकि दोबारा जो री इन्फेक्शन होगा, जब वो पैथोजन दोबारा अगर आए तो उसको ख़त्म किया जा सके, क्योंकि ये टी मेमोरी सेल्स उस ऑर्गेनिज्म को याद कर लेते हैं। As soon as they are re-exposed to the same antigen-bearing organism, the T memory cells rapidly proliferate and become effector T cells. तो जब उनके पास कोई वही सेम पैथोजन वापसी आता है, जब पहले एक पैथोजन आता है, उस पैथोजन को ये एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और फिर उसके मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। अब ये मेमोरी सेल्स तब तक इनएक्टिव होंगे जब ये जो पैथोजन है ये दोबारा हमारी बॉडी के अंदर इंटर ना करे। अगर ये दोबारा बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो ये जो हमारे पास मेमोरी सेल्स हैं ये निकल के टी सेल्स बन जाएंगे और फिर उस एंटीजन को, उस पैथोजन को ख़त्म कर देंगे। तो ये जो हमारे पास मेमोरी सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं टी सेल्स में जब इनके पास वही सेम एंटीजन वापसी आता है, वही सेम पैथोजन वापसी आता है जिसकी वजह से ये पहले बने हुए थे। तो हमारे पास मेमोरी सेल्स जो है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को याद करने के लिए हेल्प करते हैं और उसके हिसाब से जब वो एंटीजन सेम वो पैथोजन वापसी आता है तो ये इफेक्टर टी सेल्स बन जाते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं। इन दिस वे दे प्ले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द री इन्फेक्शन। अब ये री इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि दोबारा जब वो पैथोजन आएगा तो री इन्फेक्शन काज करेगा, तो इसीलिए ये मेमोरी सेल्स उसे ख़त्म कर देते हैं और री इन्फेक्शन हमें नहीं होता। री इन्फेक्शन का मतलब है वही इन्फेक्शन हमें दोबारा होना। The process of vaccination is greatly benefited by the presence of T memory cells. तो वैक्सीनेशन के प्रोसेस को इस तरह से बड़ा फ़ायदा हुआ है मेमोरी सेल्स की वजह से। उसके बाद हम आते हैं बी सेल्स पर। बी सेल का हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। दीज आर फॉर्म्ड इन द मैच्योर इन द बोन मेरो। ये बनते भी बोन मेरो में हैं और मैच्योर भी वहाँ पर होते हैं। दे आर कन्फर अपॉन अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट द एंटीबॉडीज़ फॉर द स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी के लिए जो एंटीबॉडीज़ आती हैं ये एंटीबॉडी हमारे बी सेल से ही आती हैं। याद रहे टी सेल्स कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाते और बी सेल्स हमेशा एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीबॉडीज़ कहाँ से आती हैं हमारी स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर, तो यहाँ पर इसका आंसर है बी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर और ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो बी सेल्स की वजह से आती है। तो बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। B cell activation into effector cells are called plasma cells, occur either T dependent mechanism or through T independent mechanism। तो इनकी जो है मैच्योरिटी होना, ये बी सेल्स पहले जो है वो ये इतने इफेक्टर नहीं होते, जब ये इफेक्टर सेल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें जो है वो इन इफेक्टर सेल को हम प्लाज्मा सेल कहते हैं। तो प्लाज्मा सेल और कुछ नहीं है, ये बी सेल का ही एक एक्टिवेटेड फॉर्म है। बी सेल जब एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो उन्हें प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है। तो ये जो है बी सेल का प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट होने के दो मैकेनिज़्म हैं। या तो ये टी
टी डिपेंडेंट मैकेनिज्म होगा या टी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होगा। तो आइए पढ़ते हैं टी डिपेंडेंट या टी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म क्या होता है। द फार्मर अकर्स when an activated TH cells display peptide antigen along with its MHC2। तो ये तब होता है जब हमारे टी हेल्पर सेल्स जो है इनके पास कोई पेप्टाइड एंटीजन आता है MHC2 से। तो MHC2 क्या है, ये हमारे पास मैक्रोफेजेस के अंदर होता है जो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। और ये जब TH सेल टी हेल्पर सेल को ये एंटीजन प्रेजेंट करेंगे तो टी हेल्पर सेल्स जो है वो एक्टिवेटेड टी सेल्स रिलीज अलर्ट सिग्नल्स टू बी सेल्स। और अब ये जो है वो TH सेल्स को जब MHC2 के अंदर पेप्टाइड एंटीजन का जब इनको एंटीजन मिलेगा, पेप्टाइड एंटीजन टी सेल्स को मिलेगा TH सेल को, तब ये क्या करेंगे, ये कुछ अलर्ट सिग्नल्स रिलीज़ करेंगे जिससे जो नाइव बी सेल्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर देंगे और ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने वाले सेल्स प्लाज्मा सेल्स होते हैं, इसीलिए इसी तरह बी सेल्स जो है वो प्लाज्मा सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, ये टी हेल्पर सेल्स की मदद से कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे, सबसे पहले टी हेल्पर सेल को जैसे ही कोई एंटीजन मिलता है, पेप्टाइड एंटीजन मिलता है, कहाँ से मिलेगा, इनको MHC2 से मिलेगा। और MHC2 किसी कुछ से हमारी बॉडी के सेल के अंदर लगे होते हैं। तो MHC2 से जब इन्हें पेप्टाइड एंटीजन मिलेगा तो ये क्या करेंगे, कुछ सिग्नल्स रिलीज़ करेंगे जिससे बी सेल्स जो है ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, मतलब एक्टिवेटेड बी सेल्स बन जाएंगे और ये एंटीबॉडीज सीक्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। Some of the B cells meanwhile turn into B memory cells or BM। तो उनमें से उस टाइम पे कुछ जो है वो कुछ B सेल्स B मेमोरी सेल्स के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं जो आगे चल के याददाश्त का काम करते हैं। तो इन्हें BM कहते हैं। टी मेमोरी सेल्स को हम TM कहते हैं, बी मेमोरी सेल्स को BM कहा जाता है। द लेटर रिकॉर्ड्स ऑल द डेटा ऑफ द एंटीजन फॉर कंट्रोलिंग फ्यूचर रीइन्फेक्शन। तो ये जो होता है बी सेल्स, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास कंट्रोल करते हैं रीइन्फेक्शन को, मतलब दोबारा जब वो एंटीजन आएगा तो उसको ये ख़त्म कर देंगे और इस तरह हमें रीइन्फेक्शन नहीं होगा। दे डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एज फार इम्यूनाइजेशन इज़ कंसर्न। तो इम्यूनाइजेशन जैसे कराई जाती है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है, तो उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, इनको पिक्चर्स को भी देख लें। यहाँ पर हमारे पास एक इन्फेक्टेड सेल है जिसको ये साइटोटॉक्सिक सेल है जो ख़त्म करेगा। इन्फेक्टेड सोल के होल, यहाँ पर जो है वो कुछ होल्स होंगे, यहाँ पर एंजाइम सीक्रेट करेगा ये साइटोटॉक्सिक सेल, इसकी वजह से ये ख़त्म हो जाएगा। तो पता नहीं ये हमें क्यों बताना चाह रहे हैं। हमारा काम नीचे है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक मैक्रोफेज है जो किसी फॉरेन पार्टिकल को खा रहा है और उसके बाद यहाँ पर ये मैक्रोफेज जो है वो एंटीजन अब प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर इस एंटीजन पर जो एंटीजन लगा है, इस रिसेप्टर, वो नॉन सेल्फ है। तो जब ये एंटीजन जो है वो हेल्पर टी सेल को देगा, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और अब ये टी सेल जो है वो कुछ साइटोकाइन्स रिलीज़ करेगा, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2 लिखा हुआ है। तो इंटरल्यूकिन 2 यहाँ से रिलीज़ होंगे और उसकी मदद से बी सेल और हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट हो रहे हैं। तो बी सेल यहाँ से एक्टिवेट हो रहे हैं और ये अब ह्यूमरल इम्यूनिटी का हिस्सा है, मतलब अब ये एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे और ये प्लाज्मा सेल्स कहलाएंगे। तो ये इस तरह से हेल्पर टी सेल की वजह से जो है वो बी सेल एक्टिवेट हो रहे हैं, इन्हें प्लाज्मा सेल्स कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।